नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 18 नवंबर 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? 18 नवंबर। आज हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो आज मनाया जाता है, देखो, एक बीमारी होती है। होता क्या है एक्चुअल में? बीमारी नहीं है, वो हमने जानबूझकर बना रखी है। हुआ क्या, फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी को कोई डिजीज हुई, ठीक है, किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, मान लो जुकाम ही हो गया, किसी को कुछ भी मान लो, उसने तुरंत दवाई ले ली, ठीक हो गया। थोड़े दिन बाद, महीने 2 महीने बाद फिर बीमारी हुई, फिर ठीक हो गया, फिर ली, फिर ठीक हो गया। एक्चुअल में उसने अपने शरीर को उस इम्यूनिटी को लड़ने ही नहीं दिया उस बैक्टीरिया से, उससे पहले उसने दवाई ले ली। तो जो बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में जो पनप रहा था, जो चल रहा था, जिसकी वजह से हम बीमार पड़े थे, उसने उस पर्टिकुलर ड्रग्स के अगेंस्ट एक, कह सकता हूं कि इम्यूनिटी क्रिएट कर ली अपने आप में, यानी कि वो रेजिस्ट करने लग गया। इसलिए इसको एएमआर कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो एक बीमारी होती है एएमआर। ये कब से ज्यादा जनरेट हुई है तो याद रखना, एक्चुअल में बूढ़े लोगों में ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि बचपन से जवानी तक, बुढ़ापे तक आते आते वो शरीर में आ चुकी होती है। लेकिन अब जब ये कोरोना आया था तो आपने देखा कि कोरोना में जब जैसे कोरोना हो रहा था तो हम डर के मारे कि हमें कोई क्वारंटाइन ना कर दे, हमें कोई हमें पाबंदी ना लग जाए हमारे ऊपर, तो हम क्या कर रहे थे कि पुलिस वाली ना उठा ले जाए, हॉस्पिटल में ना पटक दे ले जाकर, ये सब हो रहा था डर के मारे। तो हमें हल्का सा जुकाम हुआ, हमने क्या ले ली, डोलो 650, हम ठीक हो गए। हमें हल्का सा कुछ हुआ, हमने दवाई ले ली। उसके बाद एक वर्ल्ड जो अपना WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो 7 अप्रैल 1948 को बना था, उसने एक रिसर्च की और उसने पाया कि जब से कोरोना गया है ना, तब से एएमआर बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है कि जो हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया है, उसने हमारे उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक थी उससे उसके अगेंस्ट क्या कर लिया है, तो उसके अगेंस्ट वो रेजिस्ट करने लग गया है। तो इससे क्या हो रही है, लोगों की बहुत ज्यादा डेथ हो रही है और साल भर में 4 से 5 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है, 40 से 50 लाख लोग मारे जा रहे हैं पोस्ट कोरोना, पोस्ट कोविड-19 बाय द एएमआर। तो WHO ने अनाउंस किया कि जो 18 नवंबर के बाद जो नेक्स्ट वीक चलेगा, वो किस नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा, किस नाम से, अवेयरनेस के नाम से जाना जाएगा, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक, यानी कि एएमआर अवेयरनेस वीक के नाम से जाना जाएगा। कौन सा? 18 नवंबर से। तो 18 से आगे जो पूरा का पूरा वीक है, किस नाम से जाना जाएगा? एएमआर अवेयरनेस के नाम से जाना जाएगा। सिंपल से याद रखना। तो आप भी बच के रहना, ध्यान रखना, क्योंकि अभी सर्दी स्टार्ट हो चुकी है, जो इन्फेक्शन है वो चल रहा है, वायरल चल रहा है। तो कोशिश करें अपने देसी तरीके से हल्दी वाला दूध पीकर, है ना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करें। तुरंत बीमार होते ही दवाइयां नहीं लेनी है, अदरवाइज तुम भी इस एएमआर की कैटेगरी में आने वाले टाइम में शामिल हो जाओगे। तो ऐसा नहीं होना है, क्योंकि ये ज्यादा खतरनाक है। किससे? एक्चुअल बीमारी से। क्योंकि ये बैक्टीरिया जब रेजिस्ट करने लगता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो दवाइयों से ठीक नहीं होगा। जैसे बूढ़े लोगों में होता है ना, हल्की सी बीमारी होती, ठीक नहीं होती। क्यों? क्योंकि पूरी जवानी, पूरी जिंदगी उन्होंने खूब दवाइयां खाई हैं और अब वो ऐसा बैक्टीरिया वो रेजिस्ट करता है कि वो उस दवाई से ठीक होने वाला ही नहीं है और वो डेथ को ही आपको साथ ही लेकर जाएगा। समझ गए? तो ऐसा नहीं करना है। तो आपको अवेयर भी रहना है और साथ के साथ आपकी पढ़ाई भी अच्छे से करते रहना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? 18 नवंबर। तो चलिए आज की पहली न्यूज, ठीक है। और हालांकि आज आपको आवाज थोड़ी कम भी आ सकती है, क्योंकि आज मैं भी क्या हो रखा हूँ, वायरल में आ रखा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो, इंडिया कंडक्ट्स हिस्टोरिक फ्लाइट टेस्ट ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल विद a रेंज ऑफ 1500 किलोमीटर। मतलब आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा कि हमारे पास 3-4 टाइप की मिसाइल होती है ना। एक होता है क्रूज मिसाइल, है ना, एक जो डायरेक्ट हिट करती है टारगेट पे, आपने डीआरडीओ में पढ़ा होगा, है ना। कब बना था डीआरडीओ? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। हु इज द करंट चेयरमैन? तो है समीर वी कामत। उस डीआरडीओ ने एक प्रोग्राम चलाया था, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। समझना क्या नाम था उसका? इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये स्टार्ट हुआ था 1983 में और ये खत्म हुआ था 2008 में। और इसके अंडर कुछ मिसाइलें बनाई गई थी। और ये प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इसको स्टार्ट किया था। और जो पहली मिसाइल बनाई गई थी उसका नाम क्या था? पृथ्वी। और पृथ्वी हमारी क्या थी? तो पृथ्वी हमारी इंडिया की पहली क्या थी? सबसोनिक मिसाइल थी। ये भी ध्यान रखना। ये क्या होते हैं हम अभी पढ़ेंगे। इसके बाद पृथ्वी, इसके अंदर क्या नाम रखे गए थे? पटना। याद रखना, पटना।
पटना का मतलब क्या होता है, P फॉर पृथ्वी, A फॉर अग्नि, इसकी अग्नि 5 आ रखी है आजकल आपने देखा होगा, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग, A फॉर आकाश। और ये जो मिसाइलें बनाई गई, ये मिसाइलें बनाने वाला कौन था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पृथ्वी फर्स्ट जो बनी थी वो कैसी थी, सबसोनिक। तो ये सारे करता कौन है, डीआरडीओ। डीआरडीओ ने कौन सा प्रोग्राम चलाया था इनके लिए, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। किस किस को मिलाकर, तो एक्चुअल में 2 डिपार्टमेंट मिलाए गए थे, याद रखना। एक था डीआरडीओ जो 1958 में बन चुका था, लेकिन इसने कोई भी ऐसा अच्छा प्रोग्राम बनाया नहीं था, कुछ नहीं बना रखा था, बस चल रहा था। ठीक है, और एक यहाँ पर एक डिपार्टमेंट था ओएफबी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ये बना था 1712 में, कब, कहां पर, कोलकाता में। किसने बनाया था, ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि क्या था बेसिकली गन फैक्ट्री, यहाँ पर बंदूकें बनाई जाती थी। ठीक है, तो जब एपीजे अब्दुल कलाम को पता चला 1980s में 79 के आसपास कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, देन ही रिजाइंड फ्रॉम द इसरो एंड ज्वाइंड डीआरडीओ। और उनको लगा कि मेरी जरूरत स्पेस में नहीं है, मेरी जरूरत कहाँ पे है, बॉर्डर्स पे है। तब उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया, डीआरडीओ एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड दोनों को मर्ज किया। देन ही स्टार्टेड ए प्रोग्राम इन 1983, क्या नाम रखा गया उसका, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और उस प्रोग्राम के अंडर में पहली जो मिसाइल बनाई गई थी वो कौन सी थी, पृथ्वी, दैट वाज सबसोनिक मिसाइल। दूसरी कौन सी थी, अग्नि। ठीक है, देन त्रिशूल, देन नाग, देन आकाश। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी क्या किया इस डीआरडीओ ने, संडे को एक मिसाइल लॉन्च की जिसका नाम क्या था, हाइपरसोनिक मिसाइल नाम रखा गया। कहां से, कोस्ट ऑफ ओडिशा, ओडिशा कोस्ट से उसको लॉन्च किया गया। ठीक है, आई थिंक ये सारी बातें आप जानते भी होंगे पहले से। इंडिया ऑन संडे अनाउंस्ड द सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ द मेडन लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसकी रेंज कितनी है, 1500 किलोमीटर। याद रखना डीआरडीओ ने बनाई है। कहां से लॉन्च की गई है, तो आपका जो ओडिशा कोस्ट है उसका जो आइलैंड का नाम क्या, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। ये भी याद रखना है, एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, उसकी रेंज कितनी है, 1500 किलोमीटर उसकी रेंज बताई है। सिंपल सी 2-4 बातें याद रखना। अब क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज सोनिक। देखो सोनिक वो होती है जो स्पीड ऑफ साउंड के साथ चले, है ना। जैसे मान लो कोई फ्लाई मिसाइल जा रही है, स्पीड ऑफ साउंड से चल रही है तो क्या कहेंगे उसे, सोनिक। अगर स्पीड ऑफ साउंड से कम है तो उसे सब सोनिक कहेंगे। अगर स्पीड ऑफ साउंड से 1 तक है तो क्या कहेंगे, सोनिक। 1 से 5 है तो उसे क्या कहेंगे, सुपरसोनिक। और 5 मैक से ऊपर है ना, मैक कहते हैं उसकी साउंड को, जो साउंड की स्पीड होती है, अगर 5 के मैक से ऊपर है तो हम उसे क्या कहेंगे, हाइपरसोनिक। तो सिंपल याद रखना, सबसोनिक बिलो 1 मैक साउंड ऑफ द स्पीड। वो अमेरिका की कौन सी, हार्पून, हमारी कौन सी है, पृथ्वी। ठीक है, सुपरसोनिक 1 to 5 मैक होती है, हमारी कौन सी है, ब्रह्मोस। और ब्रह्मोस कब बनाई गई थी, याद रखना 2001 में। किस किस ने मिलकर बनाया था, तो सिंपल याद रखना, एक कौन था हमारा, रशिया, और एक कौन था हमारा, इंडिया। इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया होता है। ठीक है, रशिया की एक रिवर है जिसका नाम क्या है, मॉस्को। क्या नाम है उसका, मॉस्को। और आपकी जो इंडिया की रिवर है उसका नाम कौन सा है, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, इन दोनों के अक्षरों को मिलाकर क्या बना दिया, ब्रह्मोस बना दिया, जो अब तक की सबसे कह सकता हूँ कि क्रूअल मिसाइलों में से एक है, ब्रूटल मिसाइलों में से एक है। ठीक है, सब इसका भी ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद हाइपरसोनिक कौन सी आती है, जो 5 मैक से ज्यादा, जैसे आपकी चाइना की कौन सी है, DF ZF है। 4 ही देश से ध्यान रखना, भारत ऐड हुआ उसके अंदर 5वां। ठीक है, रशिया की कौन सी है, अवांगार्ड है। ठीक है, सोरिया और सागारिका किसका है, तो इंडिया वाली का नाम रखा गया है, सोरिया या सागारिका। सिंपल से याद रखना। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जैसे थोड़ा सा और देखें, हाइपरसोनिक क्लब में भारत शामिल हो चुका है। ठीक है, पहले 12 अमेरिका, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया था, भारत 5वें नंबर पर आ चुका है। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। कौन कौन सी भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, तो प्रहार है 150 किलोमीटर, ब्रह्मोस है 300 किलोमीटर, पृथ्वी सेकंड है 350 किलोमीटर, अग्नि 1 है 700 प्लस, निर्भया क्रूज मिसाइल 800 प्लस, अग्नि 2 है 2000 प्लस, अग्नि 3 3000 प्लस, अग्नि 4 3,500-4,000 के आसपास, अग्नि 5 5000 प्लस। ठीक है, ये हम डीआरडीओ में पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, कैसे कैसे वो काम करती है। ठीक है, अब भारत भी किसमें शामिल हो चुका है, हाइपरसोनिक मिसाइलों में। तो 5 कौन कौन से थे, हमें 4 कौन से थे, अमेरिका, रूस, चीन, उत्तर कोरिया, और भारत भी उसमें ऐड हो चुका है। तो 5वां देश बन चुका है, सिंपल सा याद रखना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। दिल्ली स्कूल्स गो ऑनलाइन, नो एंट्री फॉर द ट्रक्स एज एयर पोल्यूशन वर्सन्स। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, एयर पोल्यूशन का जो मुद्दा है काफी चल रहा है।
एक्चुअल में एयर पोल्यूशन का जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, तो वो सारे फैक्टर्स होते हैं ना। जैसे पोल्यूशन किसकी वजह से होता है, कहा गाड़ियों से भी है ना, एमिशन जो होता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज से भी, स्टबल बर्निंग भी एक रिस्पॉन्सिबल रीजन है। कहाँ पर, दिल्ली के अंदर। इसके लिए बार बार इन जो अगल बगल के स्टेट है, दिल्ली एनसीआर में जो आते हैं, इन सबको रिस्पॉन्सिबल भी ठहराया जाता है। एक डिपार्टमेंट भी बनाया गया था, एक कॉमन कमीशन भी बनाया गया था, ये सब चीजें भी हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो हुआ क्या था कि अभी क्या किया गया, कल परसों मैंने आपको पढ़ाया था कि वहां पर क्या हुआ कि जो बच्चे हैं, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, उनकी जो बेसिकली क्लासेस थी वो कैसे शिफ्ट कर दी गई थी, ऑनलाइन शिफ्ट कर दी गई थी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब कह दिया गया कि दिल्ली के अंदर कोई ट्रक एंटर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका है। अब आपको कि सर इतना पोल्यूशन हो रहा है, तो हाँ हमें पढ़ना पड़ेगा। वैसे मैंने कहा था एयर पोल्यूशन एक्ट कब आया था, 1981। कब आया था, 1981 के अंदर, ठीक है। और कंट्रोल फॉर द वाटर पोल्यूशन एक्ट कब आया था, तो वाटर पोल्यूशन वाला कब आया था, 1974। ये बेसिक सी बात है, याद रखना, ठीक है। अब देखो एक डिपार्टमेंट है ग्रैप। ग्रैप क्यों बना था, टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन इन द एनसीआर। एनसीआर में एयर पोल्यूशन को उसको रोकने के लिए। देखो स्टेज, चार स्टेज होती है बेसिकली, पोल्यूशन की चार स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है स्टेज 1, जिसे हम पुअर कहते हैं, जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स में 201 से 300 तक क्या होते हैं, पोल्यूशन की रेंज आती है। स्टेज 2 होता है वेरी पुअर, जिसमें 301 से 400। आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि कौन सी स्टेज में कौन सा, यही तो फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली। स्टेज 3 में कौन सा है, तो इसको सैवरेज कह देते हैं, यानी कि 401 से 405। स्टेज 4 में कौन सा है 450 से ज्यादा। 0 से 50 है तो गुड माना जाता है, 51 से 100 है तो सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है, 101 से 200 है तो इसको मॉडरेट मान लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। और ये किस में माना जाता है, तो दिल्ली में कौन सा रेंज पहुंच चुका है, तो 450 से ज्यादा जा चुकी है, तो वहां पर इसको बंद कर दिया गया है। तो बार बार वही चीजें न्यूज में आ रही हैं। कब बना था CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, ये कब बनाया गया था, ये सारी बातें हम पहले एक बार पढ़ भी चुके हैं। अभी वहां की सरकार ने ये भी कहा था कि अगर कोई स्टबल बर्निंग करता पाया जाता है तो उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगा देंगे, है ना। 1-2 एकड़ जमीन वाले पे इतने रुपए, उसके ऊपर इतने रुपए, वो हम पहले कवर कर चुके हैं। हालांकि काफी न्यूज में आ रही है, और आपको पता है कि जो न्यूज जितनी ज्यादा बार रिपीट होती है ना, याद रखना, जो न्यूज जितनी ज्यादा बार रिपीट होती है उतने ही चांस बढ़ जाते हैं उसके एग्जाम में आने के, ठीक है। तो कभी ऐसा नहीं करना होता है कि ये तुम्हें पढ़ चुका हूँ, नहीं, हो सकता है उस दिन कुछ नया आया हो, ठीक है, इसको ध्यान रखना। जैसे इसके हेल्थ इंपैक्ट क्या क्या है आपसे पूछ ले तो याद रखना, स्किन एजिंग, बूढ़ा जल्दी हो जाओगे, लंग डिजीज हो जाएंगे, अस्थमा, लंग कैंसर, लंग डेवलपमेंट, न्यूमोनिया हो जाएगा, ठीक है। इंसुलिन जो है वो नहीं होगा, मतलब कि क्रिएट नहीं होगा, डायबिटीज हो जाएगा, ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी, प्रीमेच्योर बर्थ, लो बर्थ वेट हो जाएगा, ठीक है। सारी की सारी बीमारियां हो जाती हैं। उसके बाद देखो, सेंटर एम्स टू मेक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ए ट्यूना एक्सपोर्ट हब। तो एक्चुअल में अंडमान निकोबार किसका पार्ट है, तो इंडिया का ही पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली अंडमान निकोबार जो है, अगर मैं बात करूं कि मान लो फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट बने हुए हैं, यहाँ पर ईस्टर्न घाट बने हुए हैं, यहाँ पर क्या है, अंडमान एंड निकोबार बने हुए हैं, ठीक है। अब जो अंडमान निकोबार है, इनकी कैपिटल क्या थी पहले, तो याद रखना पोर्ट ब्लेयर। क्या थी, पोर्ट ब्लेयर। अब जो पोर्ट ब्लेयर है इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो याद रखना श्री विजयपुरम। ये भी अपडेटेड चीजें याद रखना, श्री विजयपुरम। क्योंकि मोस्टली क्या हो चुका होगा कि जिन बच्चों का इस बार जो क्लैट का एग्जाम है, आई थिंक उन बच्चों ने कम कर दिया होगा लेक्चर देखना, क्योंकि उनका एग्जाम ऑलमोस्ट आ चुका है, 10 दिन बचे हैं। लेकिन जो अगली बार के बच्चे हैं, जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज यहीं से नोट्स बनाने शुरू कर देना, क्योंकि ये चीजें अगली बार तक फिर रिपीट होंगी, ठीक है ना। तो अभी से प्रॉपर इसको कंटिन्यूटी में रखना, ठीक है। तो श्री विजयपुरम किसका नाम हो चुका है, पोर्ट ब्लेयर का। और अभी अंडमान निकोबार में आपको पता होना चाहिए 72,000 करोड़ रुपीस का एक प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा था, जिसमें कहा गया था कि यहाँ से डिफोरेस्टेशन होगा तो उसका क्या करेंगे, तो बोले कि यहाँ पर जो पेड़ होंगे उनको सीधा अरावली में लगा देंगे, हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो डिफोरेस्टेशन यहाँ से होगा तो यहाँ फॉरेस्टेशन कर देंगे। तो ये सब बातें चल रही थी। 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, क्योंकि हम चाहते हैं कि बे ऑफ बंगाल में हमारी प्रेजेंस बनी रहे, ठीक है। ये सारा मुद्दा आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है तो समझना, ये सब हुआ। तो अभी न्यूज में क्या है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो चाहती है कि अंडमान निकोबार जो आइलैंड है उसको ट्यूना एक्सपोर्ट हब बनाया जाए। अब एक बात समझना, है ना, बिल्कुल बेसिक से, एक स्कीम थी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। क्या नाम है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये मत्स्य संपदा योजना बेसिकली 2020 में आई थी, ठीक है। इसका टारगेट था कि दुनिया भर में
जो फिश प्रोडक्शन है ना, जो फिश प्रोडक्शन है वो कितना होता है दुनिया भर में, तो फिश प्रोडक्शन में पहले नंबर पे आता है आपका चाइना, ठीक है, और दूसरे नंबर पे कौन आता है, इंडिया। कभी इंडिया तीसरे पे चला जाता है, वियतनाम आ जाता है, तो मैं इसको दूसरा मान लेता हूँ बेसिकली। अब एक बात समझना, दुनिया भर में मैक्सिमम खाना खाने वाले लोग कौन है, क्या खाते हैं, सी फूड खाते हैं। सी फूड का मतलब पानी से, ओशन से मिलने वाला खाना, मछली, झींगे, जो भी ऑक्टोपस वगैरह जो भी होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब ये लोग ये सब खाने वाले हैं तो दुनिया में डिमांड किसकी होगी, फिश प्रोडक्शन की, फिश की। तो क्यों ना इंडिया कुछ ऐसा करे कि हम पहले नंबर पे आ जाएं। हम जब पहले नंबर पे आ जाएंगे तो हमारा इनकम भी बढ़ेगा, इकोनॉमी बूस्ट करेगी, ये तो होगा ना, दुनिया की डिपेंडेंसी बढ़ेगी। तो हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में, लगभग 20,000 करोड़ रुपए के साथ। इस बार उसमें 6,000 करोड़ रुपए और दिए गए। अब कहा गया कि ये जो पूरी स्कीम है, अब इसमें बहुत सारी चीजें आपने जुड़ी, जैसे आपने मिस्टी स्कीम पढ़ी होगी ना, मिस्टी, जस्ट याद करने की कोशिश करना, मिस्टी, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर द शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। क्या था इसमें कि मैंने कहा कि दो नदियां आपस में आकर मिलती हैं, एक का नाम है गंगा, एक का नाम है ब्रह्मपुत्रा। जहां मिलती है वहां पर क्या बनता है, सुंदरबन का डेल्टा बनता है। और सुंदरबन डेल्टा इज द वन ऑफ द, या कह सकता हूं सबसे बिगेस्ट लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। और डेल्टा कब बनता है, जब दो नदी आपस में मिलती है, जब दूर होती है या जब आपस में मिलती है तो डेल्टा, ठीक है। तो कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, तो सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। अब हुआ क्या कि यहाँ पर इसको सुंदरबन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ है वो सुंदरी का पेड़ है, जिसको इंग्लिश में मैंग्रोव कह देते हैं। इस पेड़ की खासियत ये होती है कि इसकी जड़ें बाहर निकली होती है, तो खूबसूरत दिखता है, तो सुंदर दिखता है, तो सुंदरी कह देते हैं, ठीक है, जो सुंदर सुंदरी कह देते हैं, आप जानते हो। तो अल्टीमेटली कहा गया कि ये जो सुंदरी का पेड़ है, जो मैंग्रोव है, इसको उठाओ और पूरे भारत के कोस्टल लाइन पर लगा दो। जब पूरे भारत पर कोस्टल लाइन पर लगा दोगे तो यहाँ 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 जहां जहां जगह मिले सुंदरी लगा दो, तो होगा क्या कि ये पेड़ ऐसा होता है, जड़ें बाहर निकली होती है, इसमें सी फूड ट्रैप हो जाते हैं, मछलियां ट्रैप हो जाती हैं। तो वो मछुआरे जो बेचारे यहाँ से पकड़ सकते थे, उनको यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। जैसे आपने एक मुद्दा पढ़ा था कच्छतीव आइलैंड, जो कि कहाँ पे है, यहाँ पर बना हुआ है, जो श्रीलंका के पास है, जो इंदिरा गांधी ने दिया था 1974 में। तो हमारे जब तमिलनाडु के मछुआरे मछली पकड़ने यहाँ जाते हैं तो श्रीलंका वाले उठा के जेल में डाल देते हैं। तो कच्छतीव आइलैंड वापस लो, ये सारे मुद्दे बने। तो कहा गया कि एक काम करो ना, यहाँ पर ही क्या बना दो, मिस्टी स्कीम लागू कर दो। और मुझे बताना आंध्र प्रदेश में कौन सी जगह से वो स्टार्ट हुई है, स्टार्ट हो चुकी है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, ठीक है, समझ में आ रही है, ताकि हम पहले नंबर पर आ जाए सी फूड में, और कुछ नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप बहुत अच्छी किस्मत है कि आप बिल्कुल इस रीजन में पैदा हुए हो, कि आप लोगों को ये सब खाना नहीं पड़ता, अदरवाइज अगर यहाँ होते तो यही खाते। समझ में आ रही है, वो बात की बात है, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, समझ गए। अब मैंने कहा कि इसमें पहले नंबर पे आना है, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली मछली कौन सी है, टूना। और याद रखना इतनी ज्यादा खाई जाती है, इतनी ज्यादा खाई जाती है कि अगर इसका प्रोडक्शन कर लेना सबसे ज्यादा, तो साल भर में देखो द ग्लोबल टूना मार्केट इज वर्थ $41.94 बिलियन। एक साल में दुनिया का $42 बिलियन का मार्केट है टूना का। और टूना दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, इंडियन ओशियन में। एकमात्र एक ऐसा ओशियन जिसका नाम किसी देश पे हो, हमारा इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर। तो हमारे इंडियन ओशियन में जब दूसरे नंबर पर टूना मिलती है, तो क्यों ना हम उसे बेचे, क्यों ना हम $42 बिलियन का आधा हिस्सा हम कमाए। बस सरकार ने यही कहा कि पैसा कमाने से मतलब है, चाहे कैसे भी। तो ये जो टूना मछली है ना, इसके लिए क्या बनाया जाए, अंडमान निकोबार में एक्सपोर्ट हब बनाया जाए, पूरे इंडियन ओशियन की टूना मछली को पकड़ो और उसको भेजो। समझ में आ रही है। अगर बात करें टूना को क्या कहते हैं, तो पेलाजिक मैरीन फिश कहा जाता है। इसकी 7 टाइप की स्पीसीज यानी कि प्रजातियां पाई जाती हैं। नाम याद रखना, एल्बाकोर्स पाई जाए कि एलोफिन, ये सब है ना। कैसे एनवायरमेंट में, ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में पाई जाती है, कभी भी फ्रीज्ड जोन में नहीं मिलती। आपको पता है ना, 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ में फ्रीज जोन है। देन उसके बाद कौन सा आ जाता है आपका, टेम्परेट और ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट में ही पाई जाती है, ठीक है, मैक्सिमम इंडियन ओशियन में पाई जाती है। अब देखो, आप विश्वास नहीं करोगे, इस मछली के एक्सपोर्ट के लिए एक डिपार्टमेंट तक बना है। याद रखना, इंडियन ओशियन ट्यूना कमीशन बना हुआ है। आपसे पूछ लेगा व्हाट इज आईओटीसी। आईओटीसी है इंडियन ओशियन टूना कमीशन। कब बना था, इट वाज फॉर्म्ड ऑन द 25th of November 1993, ठीक है। इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो देयर आर 31 मेंबर्स इन द आईओटीसी, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, तो विक्टोरिया सीजल्स में इसका हेडक्वार्टर है, सिंपल याद रखना।
ठीक है, कुछ फैक्चुअल डाटा, कुछ इसके बारे में, कुछ पुरानी स्कीम्स के बारे में जिसमें हमें प्रॉमिस किया गया था सरकार के द्वारा कि हम 15 लाख जॉब क्रिएट करेंगे, फिश मार्क फार्मर्स की इनकम बढ़ा देंगे, वो सब जो वादे होते हैं वो सारे इसमें भी किए गए थे। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना, काफी न्यूज में बनी रहती है चीजें। ठीक है, बाकी इसको पढ़ोगे तो सब समझ जाओगे ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। दुनिया का दूसरे नंबर पे 21% प्रोडक्शन भारत में होता है ट्यूना फिशेस का। यूएस सपोर्ट्स फॉर द ताइवान इज ए रेड लाइन इन टाइज, जी टेल बाइडेन। सी जिनपिंग ने कहा है कि जो आपका यूएस का सपोर्ट है ना ताइवान को, एक रेड लाइन पे है। देखो हुआ क्या था समझना, ये मैंने कहा चाइना, ठीक है, इस चाइना में से कुछ लोग भागे और इससे लगभग 200 किलोमीटर दूर एक छोटा सा आइलैंड बना हुआ है जिसके ऊपर वो बस गई, इसको कह दिया ताइवान, लगभग 200 किलोमीटर दूर। अब ये ताइवान जिस जगह पर बना है ना, इसके नीचे क्या मिलता है, इसके नीचे मिलता है रेयर मिनरल, और वो रेयर मिनरल और कुछ नहीं है, वो दुनिया के लिए रेयर मिनरल है, इसके लिए नहीं है। वहां पर एक चीज मिलती है जिसको कहा गया सेमीकंडक्टर। दुनिया में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर कहां पर पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर मिलता है आपके ताइवान में, 90% प्लस। ठीक है, जब इनको भगाया गया तब से चाइना एक पॉलिसी फॉलो करता है, वन चाइना पॉलिसी। समझना, पूरी कहानी में समझाने की कोशिश करता हूं। वन चाइना पॉलिसी जो लगभग 1950s के आसपास से चली आ रही है। इसने कहा कि चाइना मेरा, ताइवान मेरा छोटा भाई है, नाराज होकर चला गया। ताइवान ने कहा हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, हम इंडिपेंडेंट देश है। ताइवान ने कह सकता हूं कि धीरे धीरे प्रोडक्शन करना शुरू किया, सेमीकंडक्टर बेचा। व्हाट इज सेमीकंडक्टर? तुम जिस मोबाइल में मुझे देख पा रहे हो, जिस मोबाइल में तुम जिस स्क्रीन पर देख रहे हो, उसमें सेमीकंडक्टर है। हर इलेक्ट्रॉनिक चीज में सेमीकंडक्टर है और उसका 90% प्रोडक्शन होता है ताइवान। तो सोचो अगर ये हिस्सा चाइना के हाथ में लग जाए तो चाइना विल बी द, क्या हो जाएगा, चाइना कंट्रोल करेगा किसको, वर्ल्ड को। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। तो चाइना कहीं उसको ओवरटेक ना कर ले तो अमेरिका हमेशा वहां पर प्रोटेक्शन देके बैठा रहता है। जैसे आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा कि अमेरिका ने सोलोमन आइलैंड के ऊपर अपना एम्बेसी बना लिया, ताकि अगर चाइना कभी रातों रात कुछ करने की कोशिश करे ताइवान के ऊपर तो वो उसको बचा ले। तो अमेरिका इसलिए थोड़ी ना बचा रहा है कि उसको ताइवान के लोगों से प्यार है, मोहब्बत है, नहीं, वो इसलिए बचा रहा है कि गलती से चाइना के पास चला गया तो चाइना क्या करेगा, पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचाएगा कठपुतली की तरह। वो कभी ऐसा चाहते नहीं है। तो सी जिनपिंग भी यही कह रहा है कि जो ताइवान है ना, और चाइना का जो मुद्दा है ना, वो अमेरिका की वजह से रेड लाइन पे खड़ा है। वो उसको कब्जाना चाहता है, उसको कब्जा नहीं देना चाहता। अब कहोगे सर फिर ये कब्जाना भी चाहते हैं, फिर आपस में क्यों मिलते हैं? एक वर्ल्ड ट्रेड नाम की भी कोई चीज होती है। अगर कल को मोदी जी अपने सारे दुश्मनों से दुश्मनी कर ले, जैसे मान लो आपने देखा होगा हमारे इंडिया में एक कल्चर है कि यहाँ पर जो मुस्लिम्स है उनके साथ नफरत दिखाई जाती है, बाहर के मुसलमानों के साथ ही बड़े प्यार से रहते हैं ना, उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, उनके सामने उनकी टोपी भी पहन लेंगे, उनके साथ खाना भी खा लेंगे। तो उनसे क्यों नहीं लड़ाई कर लेते? बिकॉज एक वर्ल्ड ट्रेड नाम की भी चीज होती है। हम अपनी पर्सनल दुश्मनी में इतने लोगों को थोड़ी ना मार सकते हैं। तो बस वही सब चल रहा है। इसीलिए मैंने आपको कई बार कहा है, बहुत सारे ग्रुप बने होते हैं। ब्रिक्स, अमेरिका को काउंटर करने के लिए इंडिया चाइना दोनों दोस्त हैं। क्वाड, चाइना और रशिया को काउंटर करने के लिए इंडिया अमेरिका के साथ बैठा है, वो उधर से भी लड़ता है, वो उधर से भी लड़ता है, क्योंकि हमें बीच में सस्टेन करना है, दैट्स इट। तो हमें यहाँ से ये दो मुद्दे समझने हैं कि यूएस जो है और ताइवान का क्या मुद्दा है। तो मैंने समझा दिया ताइवान क्या है क्या नहीं है, वन चाइना पॉलिसी क्या थी, कैसे उसको फॉलो किया जाता है, सिंपल सा याद रखना, ठीक है। अब इससे निपटने के लिए क्या किया गया, तो एक डिपार्टमेंट बनाया गया, क्योंकि अगर ताइवान किसी को कुछ नहीं बेचेगा तो ताइवान बर्बाद हो जाएगा। समझ में आ रही है? चाइना जबरदस्ती उसको कैप्चर कर लेगा तो दुनिया में वैसे बर्बादी हो जाएगी, अमेरिका करने नहीं देगा। तो एक डिपार्टमेंट बनाया गया, सिंपल से याद रखना, जिसका नाम रखा गया अपेक। व्हाट इज अपेक? तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। It was formed in 1989. It has total 21 members. ठीक है, इंडिया इज ऑब्जर्वर नेशन। याद रखना, इंडिया के पास आज के दिन जस्ट एक ऑब्जर्वर का स्टेटस है, ना कि इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, इंडिया इज ऑब्जर्वर नेशन। कब इंडिया ने रिक्वेस्ट कब किया था? इंडिया रिक्वेस्टेड इन 1991 टू बी द मेंबर ऑफ द अपेक। क्यों? क्योंकि इसमें जितने मेंबर है ना, वो लगभग 60% वर्ल्ड की जीडीपी को होल्ड करते हैं। जितने देश हैं उसमें 47% ग्लोबल ट्रेड को होल्ड करते हैं। इंडिया अगर इसका पार्ट हो जाएगा तो जो वो लोग ट्रेड करते हैं वो हमें भी मिलने लगेगा। बात समझ में आ रही है? हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर जाएगी, तो हम सब उसमें जाना भी चाहते हैं। तो मैंने ये मैटर पढ़ा, मैंने इंडिया से रिलेशन भी पढ़ लिया, व्हाट इज अपेक और व्हाट इज नॉट। ठीक है, कौन कौन से मेंबर हैं? तो ये यहाँ पर एक इमेज बनी हुई है, सिंपल सा याद रखना। फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से थे? तो याद रखना कौन कौन थे, 12 फाउंडिंग मेंबर थे। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, ठीक
ठीक है, जस्ट नाम पढ़ लेना, 12 इसके फाउंडिंग मेंबर थे और ये आज के दिन इसके सारे मेंबर्स बने हुए। ठीक है, इंडिया इसमें आना चाहता है लेकिन इंडिया भी एक ऑब्जर्वर नेशन है, दैट्स इट। ठीक है, समझ गए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। डेनमार्क्स विक्टोरिया कजार थेल्विक इज क्राउन्ड मिस यूनिवर्स 2024। इस बार की जो मिस यूनिवर्स है वो किसको बनाया गया? तो सिंपल फैक्चुअल वन लाइनर में याद रखना, इनको क्या बनाया गया? इस बार की मिस यूनिवर्स अपॉइंट किया गया है। अब ये मत कह देना कि सर एलियंस तो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते तो मिस यूनिवर्स कैसे होगी, है ना। हो सकता है कि जादू भी वहां पर मिस यूनिवर्स में कॉन्टेस्ट करते हो। ठीक है, सिंपल याद रखना, भारत की कितनी वुमेन्स को मिल चुका है? 3 को। सबसे पहले कौन थी? सुष्मिता सेन, ठीक है, 1994। देन कौन थी? तो आपके दूसरे नंबर पे कौन थी? क्या बोलते हैं, लारा दत्ता 2000। और लास्ट कौन थी? तो आपकी 2021 में कौन थी? चलो इसका नाम मुझे बताना, ठीक है, क्या नाम है इसका? नाम मुझे कमेंट करके बताना। लास्ट तीसरे नंबर की हमारी मिस यूनिवर्स कौन थी? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, आई थिंक आप जानते होंगे। इंडिया एंड नाइजीरिया विल जॉइन हैंड्स टू टैकल टेररिज्म। इंडिया और नाइजीरिया टेररिज्म को टैकल करेंगे। मैंने आपको परसों परले दिन कुछ दिन पहले भी बताया था कि मोदी जी वहां विजिट करने वाले हैं। मोदी जी गए और जैसा मैंने कहा था, जो जितने कमजोर देश हैं वो हमेशा अपने से पावरफुल कंट्रीज को अवार्ड भी दे देते हैं सम्मान में, रिस्पेक्ट में। तो मोदी जी को अवार्ड भी दे दिया। कौन सा? तो नाइजीरिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिया गया है, जिसका नाम है ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन याद रखना, एक क्वेश्चन याद रखना। क्या कर रहे हैं? इसके लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश कौन है अफ्रीका का? तो कौन है? नाइजीरिया। इसके पड़ोसी देश याद रखना, नाइजर, चैड, कैमरून। ठीक है, ये सिंपल सी 2-4 बातें याद रखना, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ एक बार। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। इनको तो आप जानते होंगे। ठीक है, और वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तो याद रखना, बोला अहमद तिनुबू। और मैंने कहा कि जहाँ जहाँ मोदी जी जाते हैं वहाँ पीछे पीछे रहा करो। ठीक है, और जिससे मिलते हैं, जो अवार्ड दिया जाता है उसकी कैपिटल, ये सब पता होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। Indonesia inaugurated Southeast Asia's largest floating solar power plant in the Purwakarta, West Java province. वेस्ट जावा प्रोविंस में क्या किया गया है? इंडोनेशिया ने क्या किया अपना सबसे बड़ा क्या लॉन्च किया है? सोलर फ्लोटिंग पावर। देखो होता क्या है कि पानी है, ठीक है, अब मुझे सोलर पैनल लगाने हैं, जमीन चाहिए, जमीन वेस्ट होगी, तो मैंने क्या किया, उस सोलर पावर प्लांट को लगाने के लिए नदी के अंदर बिछा दिया। जब नदी के अंदर बिछा दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? ना तो किसी को नुकसान हुआ, ना किसी को कुछ कोई वो हुआ, और मुझे बिजली मिल गई। तो सिंपल याद रखना, इंडोनेशिया ने सबसे बड़ा किया है तो मुझे भारत का पता होना चाहिए, भारत का पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए दुनिया का सबसे बड़ा कौन है। तो दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है? तो लार्जेस्ट स्केल पे 2011 में खुला था। कहाँ पे? नापा वैली, कैलिफोर्निया में। इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया में लार्जेस्ट है रामागुंडम, तेलंगाना में, जो 100 मेगावाट जनरेट करता है। अभी एक काम चल रहा है जिसके ऊपर, जिसका नाम है नर्मदा ओमकारेश्वर। आपने जानते हो कि जो ओमकारेश्वर जो मंदिर भी एक महादेव का है ना, तो ओमकारेश्वर, नर्मदा ओमकारेश्वर प्लांट है, जहाँ पर नर्मदा नदी के ऊपर सोलर प्लेट लगाई जाएंगी, जिससे लगभग 600 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। और ये प्रोजेक्ट 3000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। कौन सी मिनिस्ट्री हो जाएगी? रीन्यूएबल एनर्जी वाली मिनिस्ट्री हो जाएगी। ये फैक्चुअल डाटा आपको पता होना चाहिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ताकि हमारी फॉसिल फ्यूल्स की डिपेंडेंसी कम हो सके, और हम 2070 का जो सपना लेकर बैठे हैं कि जो हम कार्बन फ्री हो जाएंगे, उसमें हमको मदद मिल सके। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना। और ये तो हो गया एक लार्ज स्केल पे। घरों के लिए मोदी जी ने कौन सी स्कीम लॉन्च की थी? तो हाउसेज के लिए मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च की थी, जिसका नाम क्या था? सूर्योदय योजना। ठीक है, मुफ्त घर बिजली योजना जो थी। ठीक है, नेक्स्ट, वाई वर द केरलाज IAS ऑफिसर सस्पेंडेड। देखो केरला के 2 IAS ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया। यूपीएससी ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कब बना था यूपीएससी? 1926। फैक्चुअल डाटा कौन से कमीशन की रिकमेंडेशन पे? ली कमीशन की रिकमेंडेशन पे। पहले इनको ICS कहते थे, इंडियन सिविल सर्विस, अब इनको IAS कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसके अंदर जो लेटरल एंट्री वाला मुद्दा था वो मैं पहले आपको समझा चुका हूँ एक बार, जिसको क्लोज कर दिया गया। ठीक है, अब कहा गया कि यहाँ पे 2 IAS है, एक एन प्रशांत, एक GK गोपाल कृष्ण। इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। क्यों सस्पेंड कर दिया गया? तो एक बात याद रखना, कौन से अच्छा यूपीएससी का आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल नंबर 315। एक्चुअल में 312 से 317 तक है। लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देने, और ये किसमें? 315 में। ठीक है, फैक्चुअल डाटा याद रखना। ठीक है, अब क्या हुआ? एक एक्ट बना हुआ, याद रखना, ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1998। तो ऑल इंडिया कंडक्ट सर्विस रूल्स जो है 1968, इसमें कहा गया है
कोई भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर होगा तो एक आईएएस एक आईपीएस है तो उसको अपनी कहते हैं ना अपना एक मोरल से रहना चाहिए, एक उसका कुछ ना कुछ एटिकेट्स होने चाहिए। तो कहा गया कि एथिक्स होने चाहिए, उसके कुछ इंटीग्रिटी को प्रमोट करता हुआ दिखना चाहिए, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए उस बंदे की। तो कहा गया कि वो कुछ रूल्स थे, अगर इनसे बाहर जाएगा तो उसको सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। अब कहा गया कि ये दोनों को क्यों सस्पेंड किया गया, तो इन दोनों को इसके अंदर नहीं आ रहे थे। हुआ क्या था कि इस के गोपाल कृष्ण ने क्या किया था, मल्लू हिंदू ऑफिसर्स के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिसमें क्या कर रहे थे, कुछ ऐसे कमेंटबाजी कर दी थी इन्होंने, जिसकी वजह से इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। तो कहा गया कि डिजिटल जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो तो इस रूल्स में आता ही नहीं है, हालांकि इन रूल्स को टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता रहता है। तो सिंपल से याद रखना, कब आया था 1968 में, क्या होता है क्या नहीं होता है, यूपीएससी के बारे में आपको बातें बताई है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ग्रोइंग एपिडेमिक, इंडिया हैज टू स्केल अप डायग्नोसिस टू मीट 2030 WHO टारगेट। देखो WHO का टारगेट है कि हमें दुनिया को डायबिटीज फ्री करना है, लेकिन तुम डायबिटीज फ्री नहीं हो सकते। देखो डायबिटीज में होता है या तो हमारी बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर दे, ठीक है, या हो सकता है कि इतना ना बनाए जितना हमें चाहिए। तो ये इसका मेजर रीजन मीठा नहीं होता है, जो आप स्वीट खाते हो वो नहीं है, इसका मेजर रीजन है आपके फास्ट फूड। अभी WHO ने कहा था फास्ट फूड जो खाते हो तुम, पिज्जा बर्गर फास्ट जो भी, उसकी वजह से डायबिटीज हो रहा है। और ये मोस्टली इफेक्ट कर रहा है छोटे बच्चों को, 14 से 18 ईयर के बच्चों को ज़्यादा हो रहा है। और ये जो 14 से 18 ईयर के बच्चों को होता है उसे टाइप 1 कहते हैं, जिसको जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं, जो कि इसमें बॉडी जो होती है ना वो सफिशिएंट इंसुलिन बनाना बंद कर देती है। और याद रखें एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, ऐसे फैलती नहीं है, ये या तो हेरिडेटरी सिस्टम से होती है या आपकी खान पान की आदतों की वजह से होती है, ठीक है। इसमें होता क्या है, किडनी, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड वेसल प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम, आईज, इन सब पे इफेक्ट पड़ता है। और 10 लाख बच्चों में से लगभग मैक्सिमम बच्चे भारत से पाए जाते हैं। सिंपल ओवरऑल याद रखना, अगर आपसे पूछे डायबिटीज कैपिटल किसे कहते हैं, तो डायबिटीज कैपिटल किसे कहा जाता है, तो सिंपल सा याद रखना, इंडिया। दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के केस भारत में है। अभी हुआ था ना 600-700 मिलियन में से 212 मिलियन जो लोग थे वो भारत से थे, सिर्फ भारत से। तो भारत को क्या कहते हैं, डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। तो WHO कह रहा है कि भाई मुझे 2030 तक डायबिटीज को खत्म कर देना है। कैसे कर दोगे, भारत में तो बढ़ते जा रहे हैं। तो उसी के लिए कुछ बातें इसमें जस्ट बताई गई है, सिंपल सा याद रखना, ठीक है। टारगेट ईयर कौन सा है, क्या होता है, ठीक है। लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं करोगे, फास्ट फूड ज़्यादा खाओगे, मोटिवेशन नहीं रखोगे एक्सरसाइज के लिए, मसल लॉस हो जाएगा ना, इन सब की वजह से क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, और मोटापा भी इसका बड़ा रीजन है। इन सब से बचने के लिए आप एक्सरसाइज करें, फास्ट फूड को कम से कम खाएं, जब आपका मन करे महीने 2 महीने 4 महीने में एक बार टेस्ट कर लें, अदरवाइज आप बिल्कुल अपने देसी खान पान पर ध्यान दें, अदरवाइज ये सारी बीमारी होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। टाइप 1 टाइप 2 में क्या डिफरेंस है, सिंपल सा पढ़ लोगे, ठीक है। इसमें बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती है, इसमें प्रोड्यूस तो करती है, बस इसको एफिशिएंटली नहीं बना पाती है। 2-4 बातें याद रखना। न्यू नासा इसरो सैटेलाइट निसार टू रिवोल्यूशनाइज अर्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। देखो आपको पता है 2 चीजें होती हैं, एक होता है नासा, एक होता है इसरो, है ना। बड़े खतरनाक लोग नासा वाले, है ना। देखो नासा इसरो, नासा कब बना था 1958 में, इसरो कब बना था आपका 1969 में। ये कहाँ का है, इंडिया का है, और ये आप जानते हो वहाँ का यूएसए का। हालांकि दोनों में प्राइवेट भी बहुत सारे हैं, स्काई स्पेस एक्स, स्काई रूट बहुत सारे हैं। इन दोनों ने मिलकर ये दुनिया का बेस्ट है, ये इंडिया का बेस्ट है, और ये दोनों ही दुनिया भर के टॉप बेस्ट में आते हैं। इन्होंने क्या किया, एक स्कीम चलाने की सोची थी 2014 में। कहा गया था कि हम अर्थ की क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, यानी कि ये अगर अर्थ है तो इसके ऊपर एक सैटेलाइट लगा देंगे और इसकी तरफ घूमती रहेगी। और ये कितने साल का मिशन होगा, 3 साल का मिशन होगा, याद रखना। और ये हर 12 दिन में इसकी क्या करेगा, मैपिंग करेगा। और ये पता करने की कोशिश की जाएगी हिमालयन रीजन्स में अर्थक्वेक के कौन कौन से ज़्यादा प्रोन एरियाज हैं, कहाँ पर एग्रीकल्चर की जा सकती है। हो सकता है कि हमने अच्छे से मैपिंग ना की हो अर्थ की, दुनिया में ऐसी भी कुछ जगह हो जहाँ पे फिश प्रोडक्शन मैक्सिमम होता हो, जहाँ पे ऐसी जगह हो, जमीन हो जहाँ पर आज हम पहुँचे नहीं हो, आज तक हमें पता ही नहीं हो, हिडन हो, जंगलों के बीच में हिडन हो, कुछ नई स्पीसीज वहाँ पर हो, कुछ ह्यूमन रहते हो जिनके बारे में पता ही नहीं हो, ट्राइब्स हो। तो ऐसी ऐसी अर्थ की पूरी डिटेल्ड मैपिंग करने के लिए, अच्छे से उसकी पिक्चर खरीदने बनाने के लिए क्या किया गया, दुनिया की 2 बेस्ट एजेंसीज मिली और उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया निसार, नासा प्लस इसरो। समझ गए, उसी की न्यूज है, ठीक है। ये उसका काम करेगा। तो सिंपल सा 2-4 बातें याद रखना। 2800 किलोग्राम की है, 39 फुट का क्या लगा हुआ है, इसमें एंटीना लगा हुआ है, ठीक है। नासा और इसरो के बारे में याद रखना। हु इज द चेयरमैन ऑफ इसरो, तो आपको पता होना चाहिए सोमनाथ। डिफरेंस क्या, देखो हमने क्या दिया,
नासा ने क्या दिया, कई बार ये पूछ लेता है। जैसे चंद्रयान 3 में नासा की तरफ से हमने एक चीज ली थी इल्सा, है ना, वो बाकी सब हमारी थी। तो यहाँ पर क्या देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये नासा से ली हुई चीजें हैं, ये इसरो से ली हुई चीजें हैं। तो एल सार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उसका है, सोलर एरेज हमने खुद बनाए, ठीक है, स्पेस क्राफ्ट बस इसरो का है, ठीक है। आपकी ये वाली चीज इसरो की, ये वाली नासा की, बेसिक सा डिफरेंस याद रखना, ठीक है। अर्थ साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, कहाँ पर ज्यादा डिजास्टर आते हैं उसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल सकेगी। एग्रीकल्चर मैंने अभी बताया, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के बारे में पूरा डाटा हमें पता चल सकेगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं दोबारा से।